नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मुंबई की स्पेशल कोर्ट में पहली बार विदेश में से किसी कैदी की पेशी हुई है। दरअसल डेविड कोलमैन हेडली की आज पेशी हुई है। 26/11 के मामले में सवाल हिंदुस्तान की अदालत में उसे दागे गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण, इस पूरे मामले में वादा माफ गवाह है डेविड कोलमैन हेडली। सीधे सीधे बता रहा है हाफिज सईद मास्टरमाइंड था और मदद करने वाले ISI और पाकिस्तान की सेना। हमारी वजारत खारजा साफ बयान कर लश्कर ने किया था मुंबई पर हमला। हाफिज सईद ने करवाया था मुंबई पर आतंकी हमला। हाफिज सईद ने बनाया था डेविड हेडली को आतंकवादी। जी हां, 26/11 की मुंबई पर आतंकी हमले के गुनहगार डेविड हेडली ने अब कबूला है यह सच। मुंबई के स्पेशल कोर्ट में शिकागो की जेल में बंद डेविड कोलमैन हेडली की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। हेडली ने अपनी पेशी में साफ कहा कि मुंबई पर आतंकी हमले का असली गुनहगार हाफिज सईद ही है। कि लश्कर तोयबा का 2 साल का उसने आर्मी ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट किया और उसमें उसे AK-47 राइफल, बॉम्ब एक्सप्लोजन, रेकी करने सिखाया गया था। उसने ये भी बताया कि उसने एक लीडरशिप कोर्स ज्वाइन किया था। उस लीडरशिप कोर्स में यानी जो हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी ये दोनों आते थे। पाकिस्तान अब तक जिस सच को झुठलाता रहा है, डेविड कोलमैन हेडली ने उस सच से पूरी तरह पर्दा उठा दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सरकारी वकील उज्जवल निकम ने जो सवाल उससे पूछे, उन सवालों के जवाब में हेडली ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। डेविड हेडली ने कहा कि उसने हाफिज सईद के कहने पर ही मुंबई पर आतंकी हमले को अंजाम दिया था। हाफिज सईद ने ही उसे आतंकवादी बनने के लिए ब्रेन वॉश किया था। वो हाफिज सईद की तकरीरों के वीडियो से बहुत प्रभावित था। जकीउर रहमान लखवी ने उसे बताया था कि उसे बड़ा काम सौंपा जाएगा। भारत आने से पहले उसने अपना नाम बदला। दाऊद गिलानी से नाम बदलकर डेविड कोलमैन हेडली कर लिया। साजिद मीर नाम के शख्स ने उसे भारतीय पासपोर्ट दिलवाया था। हेडली ने NIA की ओर से दिखाई गई तस्वीर में लश्कर आतंकी साजिद मीर की पहचान भी की। दाऊद गिलानी अब डेविड कोलमैन हेडली बन चुका था। पूछताछ में उसने भारत में आतंकी साजिशों का एक के बाद एक खुलासा किया। हेडली ने कहा कि नया पासपोर्ट बनने के बाद वो 8 बार भारत आया, 7 बार पाकिस्तान से और 1 बार सऊदी अरब से। हेडली ने यह भी बताया कि पाकिस्तान में बैठे ISI के मोजर इकबाल और समीर अली उसके हैंडलर थे, जबकि जकीउर रहमान लखवी का हैंडलर ISI का ब्रिगेडियर रिवाज था। 26/11 हमले के बाद भी हेडली 7 मार्च 2009 को लाहौर से दिल्ली आया था। डेविड कोलमैन हेडली ने यह भी खुलासा किया कि 26/11 के पहले भी मुंबई पर 2 बार आतंकी हमला करने की साजिश रची गई थी, लेकिन यह कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। एक बात महत्वपूर्ण जो बात बताई कि 26/11 के आतंकी हमले के पहले लश्कर ने 2 हमले करने की मुंबई पे नाकाम कोशिश हो गई। उसने ये भी बताया कि पहला हमलावर में 10 लोग थे, दूसरा हमलावर में 10 लोग थे, और उसने बताया कि 26/11 को जो आतंकी हमला हुआ था, जो 10 लोगों ने किया, वही 10 लोगों ने पहली उनकी कोशिश थी। भारत और अमेरिकी सरकार के बीच हुए समझौते के तहत ही हेडली की पेशी हुई है। ऐसा पहली बार है कि विदेश की किसी जेल में बंद आतंकी की पेशी भारतीय कोर्ट में हुई है। डेविड कोलमैन हेडली की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी को भारत बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस खुलासे के बाद भारत मुंबई हमले के मास्टरमाइंड को लेकर पाकिस्तान को एक नया डोजियर सौंपने की तैयारी कर रहा है। It is known that who is involved in the entire case and where are the backgrounds of Headley's all this working system and supports, backup and everything. So it will help us in. मुंबई पर आतंकी हमले को लेकर भारत ने जितने भी सबूत पाकिस्तान को सौंपे थे, पाकिस्तान ने सबको खारिज कर दिए। यही नहीं, हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन अब भारत के इन दुश्मनों के दाहिने हाथ रहे डेविड कोलमैन हेडली ने सच्चाई से पर्दा उठा दिया है। सवाल यह है कि पाकिस्तान अब आतंक के आकाओं पर एक्शन लेगा या फिर कोई नया बहाना ढूंढेगा। विद्या के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।
डेविड कोलमैन हेडली को अमेरिका की अदालत ने 35 साल की सजा दी है। उसके बाद हिंदुस्तान ने कोशिशें की, एनआईए की टीम ने उससे पूछताछ की और फिर उसे मनाया इस बात पर कि वो इस मामले में वादा माफ गवाह बन जाए। वो राजी हो गया और फिर 8 फरवरी वो तारीख तय की गई जब हिंदुस्तान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी की जाएगी। और इसीलिए आज इधर से सवाल दाग रहे थे उज्जवल निकम मुंबई की स्पेशल कोर्ट में, उधर शिकागो में बैठा डेविड कोलमैन हेडली उनका जवाब दे रहा था। सवाल थे कुल 171। मुंबई की स्पेशल कोर्ट के लिए सोमवार का दिन बेहद खास था, जब देश में पहली बार किसी विदेशी की गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही थी। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 7 बजे डेविड कोलमैन हेडली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर आया। हम आपको सुनवाते हैं कि हेडली से वो कौन कौन से अहम सवाल हुए और उसने इसके क्या जवाब दिए। तुम्हारे सहयोगी कौन थे? मैं सीधे साजिद मीर से बात कर रहा था। कोई और? साजिद लश्कर में मेरा मुख्य संपर्क सूत्र था। मैं दूसरों से भी मिला था। मीर ने मुझसे मेरा नाम दाऊद गिलानी की जगह डेविड हेडली रखने को कहा। मीर की प्रतिक्रिया क्या थी? उसने मुझसे इसकी इजाजत दी थी। वो खुश था। तुम पाक कब गए थे? 15 फरवरी 2006 के ठीक बाद। साजिद मीर तुमसे क्या चाहता था? वो चाहता था मैं भारत जाकर दफ्तर खोलूं। उसने मुंबई के वीडियो बनाने के निर्देश दिए। तुमने उससे मकसद पूछा? नहीं। तुमने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि तुम लश्कर के सच्चे समर्थक थे? मैंने नहीं पूछा। मुझे पहले से ही थोड़ा आइडिया था। नए पासपोर्ट पर तुम कितनी बार भारत आए? 8 बार। हाँ, ये सही है। 7 बार तुम हमले से पहले मुंबई आए? हाँ। किस देश से? अधिकतर पाकिस्तान से, कई बार यूएई, 7 बार पाक से, 1 बार यूएई से। 26/11 के बाद तुम कितनी बार आए? 1 बार, लाहौर के रास्ते। तुम राणा को कैसे और कब से जानते हो? हसन अब्दुल कैडेट स्कूल, पंजाब में हम 5 साल साथ रहे। क्या राणा तुम्हारे भारत जाने का मकसद जानता था? नहीं, उसे आखिर में इसका पता चला। हमले के बाद भी उसे पूरी जानकारी नहीं थी। तुमने मुंबई में दफ्तर क्यों खोला? ताकि मैं भारत आ सकूं। मेरी वास्तविक पहचान छिपी रह सके। तुम्हें इसकी सलाह किसने दी? मैंने साजिद मीर से इसकी चर्चा की थी। क्या तुमने आईएसआई में किसी से चर्चा की थी? हाँ, आईएसआई के मेजर इकबाल से। मेजर इकबाल को तुम जानते थे? वो कहाँ काम करता था? मैं लाहौर में उससे मिला था, लेकिन नहीं जानता था कि वो कहाँ काम करता था। तुम्हें मेजर इकबाल से किसने मिलवाया? अली ने। इतना ही कहा है कि मैं हाफिज सईद के कहने पे मैं एलईडी का काम किया हूँ और उन्होंने ये भी बताया कि इस घटना के पहले 26/11 के पहले 2 और कोशिश हुए थे जो असफल रहे। इससे पहले भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की टीम ने अमेरिका में डेविड हेडली से पूछताछ की थी, जिसमें उसने बताया था कि 26/11 के मुंबई हमले में पाकिस्तान आर्मी के 3 वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। हालांकि उसने इनके नाम नहीं बताए थे, लेकिन अब्दुल जिंदाल ने इन नामों का खुलासा किया था। लेकिन अब नई गवाही में डेविड कोलमैन हेडली ने मुंबई हमले के पीछे पाकिस्तान में रची साजिश का पूरा खुलासा किया है। अब गेंद पाकिस्तान के पाले में है। विद्या के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। बेहिसाब गोलियां चल रही हैं, अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। गोलियों की इस लीला में कोई रिवॉल्वर से, तो कोई राइफल से, तो कोई देसी कट्टे से फायर पर फायर कर रहा है। सड़कों पर चलने वाले आम लोग डर रहे हैं, दहशत खा रहे हैं, लेकिन बंदूकों की ये नाल धड़ल्ले से बारूद उगल रही है।
वो भी ढोल नगाड़ों के साथ। किसी की जान भी चली जाए तो इन्हें गम नहीं, कानून की धज्जियां उड़ जाएं तो परवाह नहीं। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की। सड़कों पर सरेआम हथियार लहराए जा रहे हैं, गोलियों की बौछारें की जा रही हैं। आज हम आपको उत्तर प्रदेश में गोलियों की इस लीला का पूरा सच दिखाएंगे। लोग सड़कों पर हथियार क्यों निकाल लाए, गोलियों की इस तड़तड़ाहट के बीच आखिर ये कैसा और किसका जश्न है। गोलियों की इस लीला का पूरा खुलासा करें। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ई रिक्शे पर बैठी ये महिला खून से लथपथ है, इसकी गोद में इसका बच्चा भी खून से लथपथ है। महिला चीख रही है, चिल्ला रही है। जी हाँ, इसके 8 साल के बच्चे को गोली लगी है। आप देख सकते हैं कि गोली लगे बच्चे को मोटरसाइकिल पर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, लेकिन 8 साल के इस बच्चे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अब पूरी कहानी सुनिए। 7 फरवरी 2016, शामली का कैराना ब्लॉक प्रमुख की जीत का जश्न। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना में ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव का जैसे ही नतीजा आया, समाजवादी पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ रही नफीजा जीत गई। फिर क्या था, जीत की खुशी में ब्लॉक प्रमुख के समर्थकों ने हथियारों से फायरिंग करना शुरू कर दिया और एक गोली ई रिक्शे में बैठकर जा रहे एक बच्चे को जा लगी और 8 साल के एहसान की मौत हो गई। जीत घोषित हुई, वहाँ पे लोग फायरिंग कर रहे थे, तो ये बच्चा अपनी माँ के साथ गाड़ी में था, उसमें ऑटो रिक्शा में इधर से शामली की तरफ जा रहा था, तो इसके गोली लगी, बच्चे की डेथ हो गई। हम आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुख का परिणाम घोषित होते ही समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद तो जैसे समर्थकों को खुली छूट मिल गई। ब्लॉक प्रमुख के समर्थकों ने विरोधी खेमे की तरफ नारेबाजी करते हुए हवा में जमकर फायरिंग की। गौर करने वाली बात यह है कि सरेआम कानून की धज्जियां उड़ रही थी। डीजीपी शामली केस में सभी दोषियों को फौरन गिरफ्तार करें और उनके हथियारों के लाइसेंस भी फौरन रद्द किए जाएं। अब पुलिस ने ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीते समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गयूर इनाम और उनकी पत्नी नफीजा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साथ ही उनके एक समर्थक मुमताज और 2 अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। 302 का मुकदमा, नामजद मुकदमा जो है वो 5 लोगों के विरुद्ध दर्ज है, 5 अज्ञात हैं। इसमें लापरवाही बरतने के आरोप में इंस्पेक्टर कैराना को जो है निलंबित किया गया है। सड़कों पर सरेआम गोलियों की ये लीला सिर्फ शामली में नहीं, बल्कि जहां जहां भी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव समाजवादी पार्टी से जुड़े प्रत्याशी जीते, वहां वहां खूब गोलियां चली। शामली से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। समाजवाद का धाए धाए वाला जश्न, तस्वीरें देखी आपने। एक तरफ खूब तमंचे पर डिस्को होता रहा, दूसरी तरफ लोग घायल होकर अस्पताल पहुंचते रहे। सवाल यही है कि एक तो समाजवादी पार्टी के नेताओं की चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अब इन तस्वीरों को देखिए। आप देख सकते हैं कि कैसे समाजवादी पार्टी के विधायक पुलिस पर अपनी अकड़ दिखा रहे हैं, प्रशासन से भिड़ रहे हैं। अरे आप थे नहीं वहाँ पे, जबरदस्ती आप कह रहे हैं उसने फायरिंग किया, उसने की नहीं फायरिंग। वो लड़का वहाँ था, बोलो उसने फायरिंग नहीं की। जिसने फायरिंग किया उसने फायरिंग नहीं की, उसे पकड़ लेंगे आप। जमानत है उसमें, हाथ में नहीं बात सुनो। जब ऐसा आप गलत बात कर रहे हो, पहले बात सुन लो हमारी। उस लड़के ने फायरिंग नहीं की, वो लड़का उसमें रिवाल्वर थी, तो इन लड़का के किसमें रिवाल्वर है, इन लड़का के इसमें रिवाल्वर है इस लड़के पे। वही इतनी बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि विधायक जी पुलिस पर इतने गर्म क्यों हो रहे हैं, तो इसके पीछे का सच भी सुनिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में ब्लॉक प्रमुख के नतीजे आए तो सहपऊ विकास खंड से समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रत्याशी जीत गए।
लेकिन इस जीत की खुशी में समर्थकों ने आपा खो दी। एक समर्थक ने तो कानून हाथ में लेते हुए पार्टी प्रत्याशी विनीत गुप्ता की जीत पर अपनी रिवॉल्वर से फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। ऐसे में पुलिस ने फायरिंग करने वाले को पकड़ लिया, रिवॉल्वर कब्जे में ले ली और इसी शख्स को छुड़ाने के लिए इलाके के विधायक देवेंद्र अग्रवाल प्रशासन से लड़ने भिड़ने को तैयार हो गए। विधायक जी यहाँ तक कहने लगे कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो एसडीएम और थाना प्रभारी के खिलाफ विधानसभा में भी मुद्दा उठाएंगे। कोई बसपा का आदमी फायरिंग कर गया, हमारे आदमी को निर्दोष पकड़ लिया पुलिस ने। तो अभी पुलिस छोड़ नहीं रही है। अब पुलिस अब कह रही है कि हम आधे घंटे में छोड़ देंगे। सोचिए, जिस फायरिंग करने वाले शख्स को पुलिस ने आंखों से देखा और उसे पकड़ा, विधायक जी फायरिंग करने वाले को बीएसपी का आदमी बता रहे हैं और अपने कार्यकर्ता को निर्दोष। आप देख सकते हैं कि अमेठी में सन्नाटा पसरा है। हम आपको बता दें कि यहाँ धारा 144 लगी हुई है। पुलिस मार्च कर रही है। और अब इन तस्वीरों को भी देखिए, फायरिंग हो रही है, नारेबाजी हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या धारा 144 लगने के बाद भी ये सब हो सकता है? तो सच सुनिए। अमेठी जिले में समाजवादी प्रत्याशी नीतू सिंह ने ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीता तो कार्यकर्ता आपे से बाहर हो गए। फिर कैसी धारा 144? सड़कों पर सरेआम शुरू हो गई गोलियों की लीला, वो भी थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर। अमेठी के मुसाफिर खाना ब्लॉक प्रमुख का चुनावी नतीजा आया तो इलाके से समाजवादी पार्टी के विधायक भी पहुंच गए। फिर मजाल किसी की जो फायरिंग होने से रोक लेता। आगरा के खेरागढ़ ब्लॉक से समाजवादी समर्थित प्रत्याशी सुनीता देवी जीती तो समर्थकों ने यहां भी अपनी बंदूकों का मुंह खोल दिया और एक गोली घर की छत से टकराने के बाद एक ग्रामीण को जा लगी। ग्रामीण बुरी तरह से जख्मी हो गया। हम आपको बता दें कि इसी जगह 2 और लोगों को भी गोलियां लगी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। कानून की धज्जियां बदायूं में भी उड़ाई गई। बदायूं के उझानी ब्लॉक से दबंग किशन पाल सिंह यादव उर्फ गुरु की पत्नी को जीत मिली तो सरेआम गुंडागर्दी शुरू हो गई। हथियारों को लहराते हुए समर्थकों ने जमकर हवा में फायरिंग की। सिर्फ इतना ही नहीं, वोटिंग के दौरान भी गुरु के समर्थक बेरोक-टोक वोटिंग रूम में आते जाते रहे, लेकिन पुलिस उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। बदायूं से अंकुर चतुर्वेदी, हाथरस से राजेश सिंह, अमेठी से आलोक श्रीवास्तव के साथ अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक। उत्तर प्रदेश के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में दरअसल समाजवादी पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली है। 793 सीटों पर चुनाव, उसमें से 623 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा। लेकिन हालत देखिए, जहां पर जीते वहां पर भी जश्न में तमंचे दागे, दूसरी तरफ जहां पर हारे वहां पर भी नेता तोड़फोड़ करते हुए नजर आए। फिर देखिए पुलिस की लाठी लीला। यूपी के देवरिया में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के हारने के बाद समर्थकों ने भागलपुर ब्लॉक में जमकर तोड़फोड़ मचाई। कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। विरोधी खेमे के लोगों के साथ मारपीट के अलावा ईंट पत्थर भी बरसाए गए। धारा 44 लागू कर दी गई है, निष्पक्ष मतदान हो रहा है, आप लोग कृपया अंदर जाएं। गोंडा में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में 2 गुटों में जोरदार भिड़ंत हो गई। नवाबगंज ब्लॉक में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह और प्रदेश के मंत्री विनोद कुमार सिंह के समर्थक ही आपस में भिड़ गए। फिर क्या था, खूब ईंट पत्थर चले, गोलियां चलने की भी बात सामने आई। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में मचे इस कोहराम में एक घायल है तो इस पथराव में पुलिस की एक गाड़ी भी टूट गई। इलाके में धारा 144 लगी हुई है। पुलिस वाले चीखते चिल्लाते रह गए कि धारा 144 लगी है, भला पुलिस की कौन सुनने वाला था। हम आपको बता दें कि यूपी में 793 सीटों पर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए, जिनमें से 623 ब्लॉक प्रमुख समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, जबकि 385 ब्लॉकों में निर्विरोध निर्वाचन हो गया था। ब्लॉक प्रमुख की 793 सीटों में से 405 सीटों पर महिलाओं ने बाजी मारी है। कुल मिलाकर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। लाठीचार्ज की ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा की।
यहाँ ब्लॉक प्रमुख के चुनावों के चलते बूथ कैप्चरिंग को लेकर जमकर हंगामा मचा। आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस वाले लाठियां बरसा रहे हैं। मथुरा के नौझील इलाके में उस वक्त और हंगामा मच गया जब राष्ट्रीय लोकदल से प्रत्याशी ललित चौधरी कुछ लोगों को गाड़ी में डालकर अगवा करके ले जाने लगे। ललित चौधरी ने एक बीडीसी सदस्य विनोद के साथ दर्जन भर लोगों को अगवा करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने बूथ पर कब्जा करने की कोशिश भी की। जब वोटर अंदर बूथ में आ रहे थे वोट डालने के लिए, तो हम सब लोग वहाँ खड़े थे, देख रहे थे कोई फर्जी वोट तो नहीं पड़ रहा। ललित चौधरी आया और उसने उठा करके एक क्रेट एक लड़के में फेंक करके मारा। क्या नाम है उस लड़के का? मारपीट शुरू कर दी। रवि नाम का लड़का बुरी तरह से घायल है और ललित चौधरी के साथ कई सारे वहाँ लोग थे। ये जो लोकदल के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और इस तरह ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में जैसे गदर मच गया। मथुरा से मदन गोपाल के साथ अंचल श्रीवास्तव, गोंडा, आज तक। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। तेंदुआ आगे आगे 200 पीछे पीछे, स्कूल में तेंदुए का तांडव। ब्रेक के बाद देखते रहिए आज तक।